ट्रेन जो सिक्किम का लाइफलाइन है और सिक्किम के साथ साथ कालिम्पोंग का लाइफलाइन, डुवर्स की जनता का लाइफलाइन है। और उससे भी बड़ा लाइफलाइन उनके लिए है जो इस सड़क पे जिनकी जीविका चलती है, जो लोग रहते हैं, चाहे यहाँ के हमारे दुकान करने वाले लोग हों या अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, यहाँ के विद्यार्थी हों और यहाँ के जो मरीज जिनको अस्पताल जाना होता है, और हर एक के लिए जो है एक लाइफलाइन का काम करता है NH 10। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है बहुत समय से जो है हर मौसम के समय NH 10 में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। कई दिन तक सड़क बंद रहती है, उसके कारण आम जनता को उसका भारी खामियाजा उठाना पड़ता है। और आज एक ऐसे अंदाजे से मैं कैलकुलेट कर रहा था, 1 लाख से ज़्यादा लोग यानी 30,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ आनी जानी करती है रोजाना। तो उससे आप कल्पना कर सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा लोग और टूरिस्ट रोजाना इस सड़क का उपयोग करते हैं। और सिक्किम से लेकर कालिम्पोंग तक का आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान इसके कारण उठाना पड़ता है। तो 200-250 करोड़ का रोजाना इस सड़क के कारण जो है नुकसान होता है। और ये 200-250 करोड़ रुपया न किसी राज्य सरकार का जाता है, न GTA का, न केंद्र सरकार का, ये आपके और मेरे जेब आम जनता की ओर से जाता है। और ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय तक रहे। आज की इंजीनियरिंग आई, आज के हाईटेक जमाने में, डिजिटल युग के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, और बहुत दुर्भाग्य है। मुझे बड़ा दुख इसलिए भी होता है, इससे भी बहुत छोटी घटना अन्य प्रदेशों में होती है, मुझे उसका भी खेद है। चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पूरी जो है नेशनल मीडिया पहुंच जाती है, पूरी सरकारें पहुंच जाती हैं। यहाँ कई दर्जन दिन तक जो है सड़कें बंद रहे तो भी किसी को उफ तक नहीं होती। और किसी पश्चिम बंगाल के नेता ने ट्वीट किया, ऐसा मुझे जल्दी से दिखाई भी नहीं देता। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुल मिला के इतने साल तक जो है कभी PWD के हाथ में, कभी किसके हाथ में, कुल मिला के कई सदियों तक NH 10 बनने के बाद से लेकर के पिछले कुछ सदियों तक जो है जिस तरह का इसका रखरखाव होना चाहिए था, इसके ऊपर मरम्मत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इसमें मैं मानता हूँ थोड़ा NHPC भी, क्योंकि NHPC यहाँ से बिजली उत्पादन करता है, तो NHPC बहुत लंबे समय पे यहाँ काम कर रहा है। लेकिन NHPC को भी ये बार देखना चाहिए कि नदी ने अपना रुख बदला है, परिवर्तन हुआ है, उसके कारण जो है जो अन्य क्षेत्र है, सड़क को तो नुकसान हुआ ही है, और यहाँ जो गांव बसे हुए हैं, तो जिनकी ऊपर हाइट थी, पहले शायद वो डैम का पानी इफेक्ट नहीं करता, आज उन तक भी ये इनका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और इसी तरह अभी आपको पता है, हालांकि आज उसका कुछ दिखता नहीं, एयरपोर्ट का भी काम चल रहा है, एक बड़ी एजेंसी रेलवे भी है, और NHADCL तो खैर लंबे समय तक PWD के पास ये रोड थी, अभी NHADCL के पास है। तो मैंने आज NHADCL, इरकॉन, NHPC तीनों के साथ बैठकें की है, और मैं इसको समन्वय बैठक बोलता हूँ। और ऑलरेडी वो लोग आपस में बात करके, तालमेल बिठा करके एक दूसरे की मदद करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे जान करके खुशी हुई। और जैसे कुछ मुझे बताया गया, NHPC ने जो है, एक तो जो तीस्ता फ्लड था उसका कोई रीसर्वे का काम चल रहा है, और मैंने NHPC से निवेदन किया है, रीसर्वे अपनी जगह है, उनको जो मिल सके वो अच्छी बात है। लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद जब नदी ने अपना मार्ग बदला है, तो ओरिजिनली प्रोजेक्ट लगने से पहले जो सर्वे का काम हुआ था, मुझे लगता है एक बार फिर अगले 100 साल के लिए वो करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब जैसे तीस्ता और अन्य क्षेत्रों में भी, जहाँ पे आप 29 माइल में भी देखिए, जहाँ पहले सड़क थी, अब सड़क की बजाय वो नदी में परिवर्तन हो गया। तो बाकी लोग जिनको कंपनसेशन नहीं मिला, वो भी जो है उस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। खैर, मैं चेयरमैन से भी बात करूँगा, और मैंने यहाँ के हमारे GM साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर थोड़ा वो प्रकाश डाले। और अगर नदी के कारण और डैम के कारण अन्य लोगों को भी जो है उनकी जीविका खतरे में है, तो उनको बचाना ये हमारा दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है। और उसके अलावा मुझे NHPC से बताया गया कि 3.3 किलोमीटर, 3.5 पर ऑलरेडी तो जो है प्रोटेक्शन वाल का काम किया है, 6.5, 6.7, 7.9 में भी स्लो प्रोटेक्शन का ये दोनों काम हो चुका है। कुछ अभी टेंडर रिंग प्रोसेस पे है, पेसोक जोड़ा से लेके त्रिवेणी तक ये 600 मीटर का, जिसमें क्रेट वर्क का काम चलना है, और करीब 80 लाख रुपए का ये टेंडर हुआ है।
रवि झोड़ा से लेकर के ओल्ड चेक पोस्ट, ये टेंडरिंग प्रोसेस पे 1 करोड़ 8 लाख का ये प्रोजेक्ट NHPC कर रहा है। एक कम्युनिटी हॉल, तीस्ता कम्युनिटी हॉल से लेकर के पेशक झोड़ा तक 1.1 करोड़ का जो है ये काम ऑलरेडी जो है NHPC ने कर लिया है। एक तीस्ता स्लो प्रोटेक्शन का काम ये GTA को दिया था पैसा और GTA ने काम कराया है तीस्ता में। मैं पिछली बार भी इस चीज़ को देखा था 2.7 करोड़ का। इसके अलावा बांगे ब्रिज का काम पूरा हो गया, जल्दी उसका भी उद्घाटन होगा। और इसके अलावा जो इरकोन को जो सहायता चाहिए या NHADCL को चाहिए वो NHPC समय समय पर करता रहा है। इरकोन के भी हमारे महेंद्र जी यहीं पे हैं, तो 45 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है उसका भी थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। करीब फिजिकल जो अभी तक वर्क प्रोग्रेस हुआ है 80% के आसपास हो गया है। 14 में से 12 टनल बन चुके हैं और सेवक से लेकर रियंग तक 14 किलोमीटर जो है वो इसी साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। और 13 ब्रिज में से 9 ब्रिज कंप्लीट हो गए हैं और 3 ब्रिज के ऊपर में ऑलरेडी काम चल रहा है। CSR के थ्रू भी रंबी अस्पताल में पूरा एक ब्लॉक बना रहे हैं 80 लाख रुपए खर्चे से। और इसके अलावा जो है रियांग में एक जो है करीब 7 हेक्टेयर का फॉरेस्ट से इन्होंने निवेदन किया है, वहाँ पे स्टेशन बनना है उस सब काम के लिए। और उसके अलावा एक रंबी के पास में कोई मैंने ब्रिज बनाया था, शायद गांव के लिए आपने सड़क भी बनाने का काम वहाँ पे किया है। अब मैं मेन आता हूँ सड़क पे NHADCL। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जैसे भसुआ में हमने देखा था जो जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और सड़क बहुत नैरो हो गया है और नदी की तरफ से जो है आक्रमण के कारण सड़क जो है छोटा हो रहा है, तो वहाँ करीब 12 मीटर वाइडनिंग का काम और लंबाई में 150 मीटर जो है लेंथ पे काम चल रहा है। 38 मीटर का जो है स्लोप प्रोटेक्शन वो पूरा बेस और बेल्ट से होगा। इसमें एक बड़ी चीज मुझे जो देखने को मिल रहा है NH10 में, जब 2023-24 में भी इन सभी स्पोर्ट में काम हुआ था, अगर तब PWD बेस में जाकर के बेल्ट लेवल से अगर वो वॉल प्रोटेक्शन का काम करता तो आज ये दोबारा ये नौबत नहीं आती। उस समय ऊपर लिपापोती होने के कारण अब दोबारा से उसी स्पोर्ट के अंदर में ज्यादातर ये काम दोबारा करना पड़ रहा है। सो ये भसुआ में ये काम है। सेती जोड़ा जो हमने देखा था उसमें जो कर्व शेप की सड़क है, ये एक नई लोकेशन आइडेंटिफाई हुई है, यहाँ पे ग्रेक भी ऑब्जर्वेशन में आई है और हिल साइड कुछ स्लोप प्रोटेक्शन का और कुछ NHPC यहाँ पे सपोर्ट करेगा वॉल के लिए। और फर्दर कोई और वॉल कटिंग नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि सेती जोड़ा सेंसिटिव है। फिर पहाड़ की तरफ से अगर लैंडस्लाइड शुरू होगा तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और इसी तरह सेल्फी डाड़ा 7.9 किलोमीटर हमने देखा था और जो है इसमें जो है क्योंकि ये नया लोकेशन है और क्लियरली दिख रहा है लैंडस्लाइड होते हुए भी, तो अभी इन सब कामों के लिए जो है, इसके अलावा मैं एक बार में ही कहना चाहूँगा बिरिक डाड़ा में जो है लैंडस्लाइड ऊपर से बहुत ज़्यादा हो रहा है और वैली साइड में भी प्रोटेक्शन करना है और हिल साइड में क्या करना उसके लिए इन्होंने PMC को अपॉइंट किया है। 29 माइल के अंदर में भी वैली साइड में लैंडस्लाइड हुआ है और 29 माइल से 200 मीटर पहले वहाँ पे जो है सिंकिंग जोन भी बना है। ये नई डेवलपमेंट है, क्रिटिकल एरिया है ये। और जो है इसमें भी जो है PMC को लगा करके काम करेंगे। और लिखी भीर में जो है वो कंटिन्यूस लैंडस्लाइड है, एक्टिव लैंडस्लाइड है और करीब 75 करोड़ का एस्टिमेट इन्होंने बना करके मंत्रालय को भेजा है। और तीस्ता क्योंकि पानी जो है सड़क में बहती है तो उसके नए अलाइनमेंट के ऊपर जो है NHADCL काम कर रही है। मल्ली में भी 30 किलोमीटर से लेकर के 33 किलोमीटर तक जो है ये सिंकिंग जोन है, यहाँ के लिए भी PMC को काम पे लगाया है। और 45 किलोमीटर तारखोला के अंदर जो है 60% एरिया जो है एकदम नीचे लेवल पे जा चुका है और वैली साइड प्रोटेक्शन कराना है, यहाँ पे भी PMC को काम करना पड़ेगा। ये सब स्पोर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, इन सब में NHADCL काम कर रहा है। लेकिन अब NHADCL के पास दो ही विकल्प है। एक तो जहाँ पे भी सड़क लैंडस्लाइड के कारण बंद है, वार फुटिंग पे काम करके जिस भी प्रकार से हो सड़क खोल करके यातायात को चालू करना। उसके लिए जो भी इनको एस्टिमेट चाहिए छोटे मोटे खर्च के लिए उसके ऊपर में ये लोग कर रहे हैं।
और दूसरा इन्होंने बड़ा काम किया है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है, जिसका टेंडर भी हो करके किसी फॉरेन की कंपनी है उसको जो है इन्होंने अपॉइंट किया है, और उसका आजकल में ही मतलब हेडक्वार्टर से उसकी स्वीकृति हो जाएगी, तो उसके बाद वो अपना काम करेगा। बेसिकली बीएमसी 2 फ्रंट पे काम करेगी। एक तो जो है एक लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट के ऊपर में उसको बहुत लंबे समय तक यहाँ आप सभी से स्टेक होल्डर से चर्चा करके काम करेंगे कि लंबे समय के लिए इसका नया अलाइनमेंट क्या हो उसके ऊपर, और जितने भी स्पोर्ट्स है बड़े स्पोर्ट उसका एक एस्टिमेट बनाना, क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंजन उपयोग करके करना पड़ेगा, उसके बजट बनाना पड़ेगा। और अभी इमीडिएट प्लान के लिए जो भी है वो NHAIDCL वॉर फुटिंग पे काम करके ऐसा करेगी। तो कुल मिला के एक इमीडिएट प्लान है और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान है। नया अलाइनमेंट कुछ इस तरह का होगा कि जो है बार बार ये जितने भी सिंकिंग और लैंडस्लाइड एरिया है इसको डाइवर्ट करते हुए या तो वहाँ पे टनल के थ्रू रोड बनेगा या रिवर साइड में जो है उसको ओवर ब्रिज क्या बोलते हैं, वायरडक्ट बोलते हैं, तो जो है वो ऊपर से जो है नदी के ऊपर से सड़क बनेगी। तो ये लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट से लेकर के सेवक बाजार तक भी जो है 4 लेन हाथियों का जो जोन है उसको अवॉइड करते हुए इसमें 14 किलोमीटर में 7 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रहेगा। उसके अलावा जो है सेवक बाजार से लेकर के मल्ली का भी अल्टरनेटिव हाईवे का ऑलरेडी डीपीआर के ऊपर में काम चल रहा है। इसके साथ ही मल्ली से लेकर के सिंगतम तक तो काफी राहत इन 3 सड़कों के बाद भी मिल जाएगी। और इसके साथ ही कोरोनेशन ब्रिज का जो अल्टरनेटिव ब्रिज बनना है, जैसे कोरोनेशन ब्रिज की तरफ आप सिलीगुड़ी की तरफ से आते हैं, पेट्रोल पंप से जस्ट पहले कुछ घर आते हैं, उस मकान को भी अवॉइड करते हैं, उससे थोड़ा और पहले जो है वहाँ से जो है कोरोनेशन ब्रिज बनेगा। और पहले ओरिजिनली ये NHAIDCL मॉर्थ कर रहा था, मॉर्थ पे फिर हैंडओवर किया NHAI को। अब NHAI ने इसको टेंडर करना है, उन्होंने ऑलरेडी हेडक्वार्टर में भेज दिया है। और थोड़ा इसमें डिले इसलिए हुआ है क्योंकि वो सिलीगुड़ी का रिंग रोड से इसको कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें समय लगता, फिर हमने निवेदन किया था कि इसको अलग ही कर दे, नहीं तो देरी होगी, तो उसकी भी स्वीकृति हो गई, वो NHAI करेगा। तो इस प्रकार है, मेरा यही कहना है कि इसमें अब जो भी है समस्या हमारे सामने है, लैंडस्लाइड है, सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, आम जनता आम मानुष को इसके कारण बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन एक बात हमें ये भी समझना होगा, मैं किसी को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी को बचाने के लिए नहीं हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठेकेदार जितने भी ये 3-4 ठेकेदार हैं, किसी को कमीशन नहीं देना है, जो बचत है वो आप बचाओ, लेकिन क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज मत करो, ढंग का काम करो। दूसरी बात जो है मैंने NHAIDCL को ये भी कहा है कि जो ARC के अंदर में जैसे एम्बुलेंस का प्रोविजन है वो होना चाहिए, 24 घंटे एम्बुलेंस खड़ा रहना चाहिए। वाटर के जो है टैंकर को 24 घंटे यहाँ खड़े रहने चाहिए। 100 kVA का जनरेटर ऑन द स्पॉट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, और टो करने के लिए क्रेन हमेशा मौजूद होना चाहिए। जो भी ARC के कॉन्ट्रैक्ट है एज पर नॉर्म्स जो है वो ठेकेदार ने उसकी भरपाई पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो वो ब्लैक लिस्ट हो गया, फिर जिंदगी भर दोबारा उसको काम करने को नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात हुआ है, लेकिन हमें ये भी मोटे तौर पे ये भी सोचना होगा कि NHAIDCL को भी अभी मानसून से ठीक पहले जो है हैंडओवर हुआ। इतने साल तक NHAIDCL के पास नहीं था, BRF के पास नहीं था। जैसे इनके पास हैंडओवर हो रहा है, ये तो वार फुटिंग में लगे हुए हैं, कभी यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है उसको ठीक कर रहे हैं, फिर वहाँ कर रहे हैं। कल रात से ही सवेरे तक हम आने तक 3 बार वो स्लाइडिंग हटा चुके हैं। तो दिक्कतें हैं, और अभी मैन पावर भी मोबिलाइज हो रहे हैं। और रिसेंटली अभी यहाँ के लिए जो है NH10 के लिए जो है जनरल मैनेजर भी अपॉइंट हो गए, कल ही उन्होंने ज्वाइन किया। उससे पहले जो हमारे राहुल जी थे कालिम्पोंग के जो इंचार्ज थे, वो एडिशनल यहाँ पे एज ए चार्ज काम कर रहे थे। उससे पहले कुछ टाइम तक वो एक बहन थी, उन्होंने चार्ज लिया था। सो मैंने NHAIDCL को भी रिक्वेस्ट किया है, आप बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ मैन पावर, बेस्ट ऑफ स्किल और एक्सपर्टाइज लगा करके कुछ ऐसा करें कि ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम सुरंग खोद करके नदी के ऊपर नीचे समंदर से कहीं से भी ट्रेन ले जा सकते हैं, तो सड़क तो ऐसी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग तो नहीं है आज के ज़माने में। तो लेकिन देरी हुई है अब, लेकिन इसमें लापरवाही नहीं हो।
और कुल मिला के यहाँ की जनता को राहत मिलनी चाहिए। यहाँ की जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि हम नो मैंस लैंड में हैं, हमारे लिए कोई नहीं बोलता और हम मरे, हम पीड़ित हो, हम दुखी हो, लेकिन हमें चिंता करने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तीनों से निवेदन किया हूँ, भले इरकोन में इरकोन का ज्यादा रोल नहीं है, उसके बावजूद भी इरकोन के लोग भी आए हैं। इरकोन, एनएचपीसी और एनएचएडीसीएल मिल करके सिनर्जी के साथ एक और एक 111 बन के काम करे, यही मैंने निवेदन किया है और मैं भी उनके साथ हूँ। ये मेरा भी कमिटमेंट है। जनता ने मुझे जिताया इसीलिए है, NH10 को ठीक करने के लिए, यहाँ की जनता के हक में अपनी बात को रखने के लिए, उसको मैं पूरा करूंगा। बाकी जिसके लिए जिताया वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये भी मेरा दायित्व और मेरी जिम्मेदारी है। कब तक खुलेगा ये उम्मीद क्या है? ऐसा है कि इन्होंने तो वैसे 17 तारीख से खोलना था, लेकिन अभी नए एरियाज में कुछ लैंडस्लाइड हुए हैं, तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर में, मुझे लगता है 2 दिन के अंदर अंदर खुल जाएगा। एक बार इमीडिएट रिलीफ तो मिल जाएगी। जैसे ट्रक एसोसिएशन के लोग ने भी मुझे कहा ये बड़ा चिंता का विषय है, बेचारों ने EMI में गाड़ी उठा रखी है, अब ये भी बंद है, अल्टरनेटिव उनको दिया नहीं जा रहा है। तो मैं NHADCL से निवेदन करूंगा, प्रशासन से बात करके उनको भी अल्टरनेटिव जो है, जब आप रोड बंद करते हैं उनको अल्टरनेटिव जगह मिलना चाहिए। ये है कि हम ट्रक एसोसिएशन से, क्योंकि जब आप लोग ये नोटिफिकेशन निकालते हो तो उस टाइम उसी में मेंशन कर, मैंने बोल दिया, वही बोला हूँ, वो हिंदी में ही बोला हूँ मैंने, आप भी हिंदी में ही पूछ रहे हैं मुझे। सर, ठीक है, सिंह साहब से एक बात में सिंह साहब जी, जैसे रोड का NHIDC मैं आपको सॉरी परिचय कराना चाहूंगा। हमारे प्राची जो है NHIDCL के नए जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इस पूरे रीजन के लिए। अब उनके अंडर में ये पूरा रीजन है। पहले हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्किम बैठते थे, अब उनका सिक्किम का एरिया अलग है, सिर्फ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी एरिया के लिए। तो मैं इसके लिए भारत सरकार को भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। बहुत बड़ा सिलीगुड़ी में ऑफिस खोला है और एक ऑफिस ऑलरेडी कालिम्पोंग में है और एक जो है एक जनरल मैनेजर अपॉइंट हो रहे हैं दार्जिलिंग हिल्स के लिए भी है। और महेंद्र जी से आप सब परिचय हैं ही, वो इरकोन के यहाँ के इंचार्ज है। और रे साहब जो है NHPC के जनरल मैनेजर है, आपकी देखरेख में सारा NHPC का काम है। हाँ, तो मैं आपके पूछ रहा हूँ कि अब जब लोग नोटिफिकेशन निकलता है ना, जैसे आज निकल दिया, कल जैसे गाड़ी लोड करके फिर सिलीगुड़ी चला जाता है कि फिर बाद में 6 घंटा के बाद में फिर आप लोग दूसरा नोटिफिकेशन निकलते कि आज अभी से बंद हो गया। तो इसका वजह से बहुत सारा ट्रक लोगों का और प्राइवेट व्हीकल का परेशान हो रहा है। इसके बारे में ये ऐसे क्यों हो रहा है और 1-2 दिन समय देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और सब ड्राइवर लोगों का ये कहना है, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम जल्दी से जल्दी खोलें ट्रैफिक को, इसलिए हम नोटिफिकेशन निकालते हैं। ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कोई नया इंसिडेंट हो जाता है फिर हम बराबर। और अब दूसरा बात यह है कि जैसा यहाँ पे 27 माइल से आपका चित्र तक वहाँ पे एक जगह है और यहाँ से कोरोनेशन ब्रिज तक आपका यहाँ कोरोनेशन ब्रिज और जहाँ पे चित्र तक बहुत सारा गांव है इधर इलाके में। हाँ, लेकिन आप लोग का नोटिस क्या होता है कि जैसे उधर में लैंडस्लाइड होता है, इधर भी पूरा बंद करके रख देता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का लोगों का डिमांड, क्योंकि यहाँ से रंबी तक तो खुला रहता है, लेकिन आप लोग क्या उसमें नोटिफिकेशन क्या देता है कि कोरोनेशन ब्रिज से चित्र तक बंद कर देता है। इसके वजह से ये रोड तो खुला रहता है, उसके वजह से यहाँ का जितना भी गांव का लोग है उनका परेशान हो रहा है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा हम एडमिनिस्ट्रेशन बात करके इसको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। एक्चुअली हैवी ट्रैफिक के लिए हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज रास्ते में रुकेगा फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लोकल को कन्वीनियंस के लिए हम उसको मैनेज करेंगे। ओके, थैंक यू। राजु जी, आज भ्रमण गर्नुभयो नेपालमा, अब विशेष गरी पहाडका दर्शकहरूलाई समस्त बताइदिनु पर्यो तपाईँले आजको भिजिटमा के पाउनुभयो, मुख्य कारण के रहेछ त NH10 यसरी बन्द भइरहने मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ, के पाउनुभयो? मुख्य कारण के हुन्छ? मुख्य कारण त यही हो, रेगुलर ल्यान्डस्लाइडले गर्दाखेरि अहिले NH10 बन्द छ। अनि भर्खर मात्रै NHIDCले ह्यान्डओभर लिएको। अनि मलाई धेरैजनाको प्रश्न थियो कि के चल्दैछ, NHIDCले काम गर्दै छ छैन, त्यसको निरीक्षण गर्नका लागि म यहाँ आज आएको हुँ। र NHIDCL सँगसँगै इरकोन र NHPC का साथमा बैठक पनि भयो। उहाँलाई मैले निवेदन गरेको छु समन्वय बनाएर तपाईँले कार्य गर्नुहोस् र NHIDCLले इमिडिएटली एउटा PMC पनि उहाँहरूले एपोइन्ट गरिसक्नु भएको छ र PMCले चाँडै आफ्नो काम सुरु गर्छ। त्यसमा 2 प्रकारका काम हुनेछन्। इमिडिएट
रिपेयरको काम गरेर जसरी भए पनि सडक खोल्ने र लङ टर्ममा नयाँ एलाइनमेन्ट के हुन सक्छ त्यसका लागि पनि टिएमसीले काम गरेर आफ्नो प्रपोजल सरकारलाई दिन्छ र सरकार तर्फबाट त्यसलाई के गर्ने हो त्यो भविष्यमा त्यसमा मैले जे पनि गर्नुपर्छ त्यो गरेर चाँडोभन्दा चाँडो अल्टिमेटली मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझेँ भने एउटा रिपेयर र टेम्परेरी जे पनि गरेर खोल्न सकिन्छ त्यो त गर्नै पर्छ र यसको नयाँ एलाइनमेन्ट किन भन्दा धेरै ठाउँमा बाटो नै छैन त्यो बाटो जहाँ थियो त्यहाँ अहिले बाटो नभएर खोला बग्दैछ र अल्टिमेटली नयाँ एलाइनमेन्टमा सुरुङ र खोलो माथि हो के अरे तपाईँको ब्रिज बनाएर एलिभेटेड रोड नबनाउन्जेल मतलब 100% प्रुभन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एनिवे यसमा पिएमसी आएर आफ्नो जे पनि उहाँको छानबिन निरीक्षणका बादमा हुन्छ त्यसका बादमा हामीहरू तय गरौँला तर अल्टिमेटली चाहिँ मैले त्यही देख्दैछु यसको नयाँ एलाइनमेन्ट हामीले किनकि योजनाबद्ध तरिकाले त्यसमा काम गर्छ एनबियुका प्रोफेसर विशेषज्ञले पनि भनिरहेका छन् यहाँनिर जुन NH10 को माथिपट्टि हिस्सामा जुन रेलवेको प्रोजेक्ट छ यो पहाड एउटा जुन शिला छ एकदम कच्चा शिला छ अनि तल्लोपट्टि टिस्टा नदी छ यहाँ जुन NHPC र इर्कोनको जुन एउटा काम चलिरहेको छ यसको प्रेसरले गर्दाखेरि NH10 त तोडिँदैछ अनि NH10 सँगसँगै यस क्षेत्र जति पनि गाउँहरू छ त्यो प्रभावित भइरहेको स्थिति छ यो बीचमा तपाईँ एक केन्द्रसित सम्बन्धित जोगाजोग राख्ने व्यक्ति अब यी दुई केन्द्रीय एजेन्सीलाई लिएर कसरी भावी दिनमा काम गर्ने त्यो कुरा ठिकै हो जनताले जे पनि भन्दैछन् म उहाँहरूको है समर्थनमा छु तर जुन विशेषज्ञको तपाईँले कुरा गर्नु हुँदैछ त्यस्ता त धेरै साइन्टिस्टहरू लगाएर मात्रै इर्कोनले प्रोजेक्ट एप्रुभ गरेको होला नम्बर 1 नम्बर 2 जसरी तपाईँले NHPC को पनि कुरा गर्नु हुँदैछ NHPC ले आजभन्दा प्रोजेक्ट सुरु गर्दाखेरि जुन प्रकारको सर्वे गरेर है जुन प्रकारको यहाँ प्रोजेक्ट इन्स्टलेसन भयो काम भयो बिजुली उत्पादन हुँदैछ तर अहिले लामो समय बादमा आएर हेर्दा के देखिन्छ भने जुन रिभरले आफ्नो नेचुरल उसको मार्ग थियो है त्यहाँदेखि भट्केर अहिले खोलामाथि बाटोमाथि खोला बग्दैछ र आज मैले NHPC लाई पनि यही कुरा राखेँ एक बार मलाई लाग्छ दुबारा तपाईँहरूले जिरोदेखि सर्वे गर्ने आवश्यकता छ किन भन्दा पहिले जति पनि खोलाको नजिकै तल घर थिए उहाँहरूले कम्पनसेसन पाए उहाँहरूले आरआर सिफ्टिङको हिसाबले कम्पनसेसन पाए अरू जग्गा गएर वैकल्पिक स्थान खोजेर बसे कति गए कति गएनन् त्यो अर्कै कुरा हो तर जति पनि त्यो मर्कामा परे उहाँहरूले केही न केही कम्पनसेसन पाएका तर आज कम्पनसेसन नपाउने पनि त्यो मर्कामा परेका छन् किन भन्दा खोलाले डाइभर्जन लिएर आज त्यहाँसम्म पनि पुगिसकिरहेछ र धेरैको जानमालको क्षति हुने भविष्यमा गएर त्यो एउटा नोक्सान हुने सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसका लागि पनि मैले NHPC लाई आज भनेको छु एउटा जिरोदेखि तपाईँले सर्वे गर्नुहोस् किनभने तपाईँको अब वाटरको रिजर्भ पनि बढ्दैछ है आफ्नो बाटो पनि परिवर्तन गरेर चाहिँ अहिले बाटोमाथि खोला बग्दैछ यो सबै सिचुएसन लिएर तपाईँहरूले दुबारा रिसर्वे गर्नुहोस् भनेर जब जब NH10 बन्द हुन्छ होइन त्यति बेला 717 को बाटो युज गरिन्छ है वैकल्पिक मार्गको रूपमा तर त्यहाँ पनि अहिले हामीले केही दिन अघि एसकेलाईको टोली त्यहाँ गएका थियौँ त्यहाँ हेर्दाखेरि धेरै जग्गाहरू हामीले दबिएको देख्यौँ रोड 70% रोड आधा भाग नै दबिएको अवस्थाहरू देख्यौँ 70% हजुर 70% होइन जग्गा जग्गा छ सर धेरै ठाउँमा तपाईँ पनि मे महिनामा तपाईँ आफै पनि जानुभएको म आफै स्वयं गरेर पनि हेरेको हो मैले ठेकेदारलाई जे पनि भन्नुपर्थ्यो एजेन्सीलाई जे पनि भन्नुभएको त्यो एजेन्सी यही पनि छ तर 717 छोडेर अरू कुनै वैकल्पिक मार्गहरू निकाल्ने तपाईँहरूको के योजना हेर्नुहोस् मैले अघि नै भने जहाँसम्म अल्टरनेटिभ हाइवेको कुरा छ सेवक तपाईँको आर्मी क्याम्पदेखि सेवक बजारसम्म 14 किलोमिटरको एउटा एक्जिस्टिङ हाइवेलाई 4 लेन बनाउने काममा योजनामा काम हुँदैछ र सँगसँगै सेवक बजारदेखि तपाईँको मल्लीसम्म अल्टरनेटिभ एलाइनमेन्ट बनिँदैछ त्यसको DPR मा काम चल्दैछ र त्यसका बादमा थर्ड फेजमा मल्लीदेखि लिएर सिङतामसम्म पनि त्यो पनि एउटा अल्टरनेटिभ हाइवे बनिने त्यसमा पनि अलरेडी काम गर्दैछ यी त अल्टरनेटिभ तर भए पनि जे भए पनि अल्टिमेटली हामीले NH10 लाई चाहिँ छोड्न सकिँदैन किन भन्दा यो एउटा तपाईँको चिकन नेक क्षेत्रमा एउटा सेन्सिटिभ रोड पनि हो सेनादेखि लिएर सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो एउटा हामीहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण यो सडकको र यसमा पनि काम भयो अब समस्या के छ भने यो समस्या सालाना हुन्छ
आजभन्दा पहिले पनि यी समस्या थिए 2023 मा पनि त्यस्तै भएको 24 मा पनि भएको तर पिडब्ल्युडीले राम्रो काम नगरेर अल्टिमेटली गरेर मैले प्रेसर गरेर केन्द्र सरकारलाई भनेर एनएचएडिसिएलले आज दिनु अच्छा पिडब्ल्युडीले किन नराम्रो काम किन गरेको रहेछ अनि त्यो कसरी त हामीलाई तपाईँको समग्रमा छ नि 2023-24 मा पनि पिडब्ल्युडीले काम गर्दा आज जति पनि यो 6-7 वटा स्पोर्टमा जहाँ ल्यान्डस्लाइड हुँदैछ या भत्केको छ त्यतिखेर रुट सुगुन गर तलै बेसदेखि गएर स्लो प्रोटेक्सन बनाएको थियो भने आज यो अवस्था हुँदैन थियो त्यो बेसको काम गर्ने चाहिँ एनएसपीसी को पानी डाउन हुनु पर्यो एनएसपीसी ले जबसम्म प्रोजेक्ट बन्द गर्दैन तबसम्म रिभर बेडबाट कसरी काम गर्ने भने पिडब्ल्युडी को पनि भने आइराको हो नै पिडब्ल्युडी ले भन्नुस् न एनएचपीसी लाई एनएचपीसी ले पनि त आफै 2-3 जग्गा प्रोटेक्सन बनाएको छ आज मैले हेरे त्यो प्रोटेक्सन राम्रो छ छैन म त्यतितिर अहिले जान्न तर त्यो ठाउँ आज जे होस् बाँचेको छ पिडब्ल्युडी आफ्नो सरकार छ आफ्नो पिडब्ल्युडी सबै एजेन्सी आफ्नो छ यत्रो साल खालि 1 साल 2 सालको कुरा हैन यत्रो साल पिडब्ल्युडी ले हेर्दाखेरि किन भन्दा यो हिजोको आजै भएको काम त होइन सेम स्थिति सालदेखि यो आएको र भविष्यमा गएर हेर्नु नेक्स्ट इयर पनि एनएचएडिसिएल हुँदाखेरि यही अवस्था हुन्छ भने त्यतिखेर जिम्मेदारी मेरो हुन्छ त्यही स्थिति यो हो पालि टाइम पाएको अहिले छैन अहिले भर्खरै ह्यान्डओभर उहाँहरूलाई भएको 6 महीना हम हाईवे बंद था इस बार नहीं, मैं उस पर लगातार आता हूं। बंद नहीं किया हुआ। नहीं इस बार ये वाला एरिया छोड़ दे तो बीच में 1-8 दिन बंद हुआ अदरवाइज जो है इमिडिएटली पहिले के हुन्थ्यो त्यतिखेर पिडब्ल्युडीले अल्टिमेटली पैसा त केन्द्रकै आउँथ्यो त्यो त दुधारेको आउँथ्यो एनएसटेन यहाँका ठेकेदार र यहाँका नेताका लागि है सबैलाई कमिसनसँग मतलब त्यो कच्चा बनायो भने तुडिहाल्छ फेरि पैसा आउँछ फेरि कमिसन थाप्नु त्यही त जुन स्थिति पनि सुन्नुहोस् सेम न। त्यति बेला थियो ना अहिले हो। पनि त्यही हुँदैछ नि त म- टिस्टा खोलाको रिभर बेडबाट कामै भएको छैन अहिले 29 माइलको अवस्था हेर्नुहोस् 29 माइलको अवस्था खोलाले काटिरहेछ काम हुँदैछ माथि पैतालामा घाउ छ बुझ्दैछु मैले टुप्पीमा त्यही दबाई भने लगाइरहेछ मैले तपाईँलाई त्यही भने अहिले त हेर्नुहोस् टुप्पीमै काम गर्ने अवस्था छ पैताला सुन पुग्ने अवस्था नै छैन किन भन्दा बाटो छ भन्छ पहिले त बाटो खोल्नु पर्यो नि त त्यही अवस्थामा कम भइरहेछ त्यही भएर सर्ट टर्ममा त अहिले इमिडिएट रिलिफका लागि जे गर्नुपर्छ हो त्यो एनएचएडिसीले गर्छ लङ टर्ममा पैतालामा तपाईँले भने जस्तो पैतालामा काँटी ठोकेर पनि काम गर्ने त्यो पनि आउँछ त्यसका लागि पिएमसी अलरेडी एपोइन्ट भइसक्यो त्यो पनि चाँडै डिसिल्टेसनको काम हुन्छ चाँडै डिसेल्टेसनका लागि पनि हेर्नुहोस् स्टेटले पनि अलरेडी 550 करोड रुपियाँको अलरेडी त्यसको प्रावधान राखेको छ तर अहिले प्रोजेक्ट कहाँ पुग्यो मलाई थाहा छैन डिसेल्टेसनमा त्यसमा पनि एनएचपीसीले 2-3 ठाउँ काम गरेको छ फर्दर अरू ठाउँमा पनि उहाँहरूले पनि काम का लागि त्यो प्रपोजल उहाँहरूले केन्द्रलाई पठाएको छ र अल्टिमेटली हेर्नुहोस् म तपाईँको नै कुरामा म सहमति जनाउँछु किनभने पानीमा हेर्नुहोस् खोलामा बालुवा र गिटी हालेर खोलाको लेभल बढेको माथि छ बढ्यो। है रोडको लेभलमा आइरहेछ अब खोलालाई आफ्नो लेभलमा नलगुन्जेलसु जति नै काम गरे पनि त्यो लङ टर्म सस्टेनेबल हुँदैन कन्क्रिटमा त्यही हो त्यसैका लागि यो हेर्नुहोस् आज सुन भएकोले गर्दाखेरि पिडब्ल्युडीले गर्दाखेरि यो प्रकारको काम भएन पिडब्ल्युडीले एप्रुभलको लागि केन्द्रलाई पठाउँथ्यो केन्द्रदेखि बजेट आउँथ्यो त्यस प्रोसेसमा टाइम लाग्थ्यो त्यही भएर मैले एनएचएडिसीलाई डाइरेक्ट केन्द्रको एजेन्सीलाई इन्भल्भ गराएको अब भर्खर ह्यान्डओभर लिँदै पानी परिहाल्यो भत्किहाल्यो जे पनि गर्न सक्छन् उहाँहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार अहिले गर्दैछ तर लङ टर्म बेसिसमा 1 साल बादमा यो प्रकारको अवस्था यो हुँदैन त्यो पनि सबैमा जनतालाई नि आश्वस्त अन्तिममा एउटा क्वेसन यो सबैमा हामी हेरौँ भने एनएसपीसी को 2टा प्रोजेक्ट छ सरले पनि भनिहाल्नु भएको छ यो 2टा प्रोजेक्टको रिजर्भ एरियाभित्र जे जति क्षति हुन्छ त्यो एनएसपीसीले काम गर्छ तर जब देखिरहेछौँ यो रिजर्भ एरिया कालीझोडादेखि माथि 27 माइल तलसम्म रिजर्भ एरिया टिस्टा टिएलडिपी 3 देखि त्रिवेणीसम्म रिजर्भ एरिया जहाँ बाढ पीडितहरू पनि अहिले प्रभावित भइरहेछ रिजर्भ एरियाभित्र तर यो क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति तपाईँलाई बताइरहनु पर्ने स्थिति एनएसपीसी आफैले स्वयं किन नगरिरहेको एनएसटेन भत्किनु पनि एनएसपीसीकै यो प्रोजेक्टको यो जुन कारण हो देखिरहेछ रिजर्भ एरियाभित्र हो एनएसपीसी चुपचापले गर्नुपर्ने हो वास्तवमा के हो यो होइन एनएचपीसीले आफ्नो काम गर्दैछ एनएचपीसीले अहिले पनि मैले आज जोडान्त गरेर हेर्दा कमसेकम 12-14 करोड रुपियाँको काम इमिडिएटली अहिले रोड खोल्नका लागि गर्दैछ उहाँहरूले आफ्नो काम गर्दैछ तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो प्रोएक्टिभ एप्रोचका साथमा जुन कुरा सायद एनएचपीसीले गर्नुपर्छ त्यो भइरहेको छैन त्यो म पनि महसुस गर्छु त्यही भएर मैले भने हेर्नुहोस् यो कुरामा सोच्नुभन्दा तपाईँले आजको जुन नदीको अवस्था छ खोलाको अवस्था छ यो अवस्थालाई हेरेर तपाईँको प्रोजेक्टसँग एलाइन गरेर अब भविष्यमा 100 सालसम्म जीवित राख्नेका लागि यो बाटो पनि यो खोलो पनि यहाँका जनतालाई पनि जीवित राख्नेका लागि लङ टर्म प्लानमा काम गरेर
दोबारा तपाईँले जिरोदेखि काम स्टार्ट गर्नु। त्यसका लागि म चेयरम्यानलाई पनि भेटेर पत्रचार पनि गर्नेछु, पनि हेरौँ। र यी सबै हेर्नुहोस्, यसमा इन्भल्भमेन्ट तपाईँको सबै तपाईँको NHIDCL-देखि लिएर NHPC-देखि लिएर सबैको जिम्मेदारी छ, सबै एजेन्सी। म उहाँहरूलाई भनेको छु तपाईँहरू समयमै बनाएर काम गर्नु भने पैसा पनि कम्ती खर्च हुन्छ है, काम पनि राम्रो हुन्छ, जनताले पनि दुःख पाउँदैनन्। त्यही भएर मैले भने हेर्नु, म त जनताको लागि। अनि यसो गर्दा पनि एक दिनसम्म सम्झाउँदा पनि सम्झेनन् भने त हेर्नुहोस्, अब मसँग केही उपाय छैन, म आफै धर्ना बस्नु। म प्रयास गर्दैछु त्यो अवस्था नआओस् भनेर, म पनि धर्ना बस्यो भने कसको मुख हेरेर बस्नु, राजी त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने मलाई यो बर्खा विश्वास भरि पनि त अवस्था यस्तै हो, कुनै केही अल्टरनेटिभ दुःख नपाओस् भन्ने जनताले के अल्टरनेटिभ रोडको लागि बर्खा त डरलाग्दो अझै आइरहेछ, पानी अझै आउँछ। अब यो आज भोलि खोलिने बाटो अझै 2 दिन टङ्गिँदैछ, फेरि पानी आयो भने 2 दिन फेरि बढ्छ। यस्तो हो, हेर्नुहोस्, पब्लिकको सेफ्टी पनि हो। उहाँ इच्छा भएर चाहिँ रोड बन्द गरिदिएको होइन, ल्यान्डस्लाइड हुँदैछ। अघि म जान खोज्दा माथि ढुङ्गा है गरिरहेको थिएँ, म पनि जान पाइनँ। र पब्लिकको सेफ्टी हेरेर जे पनि एडमिनिस्ट्रेसनका साथमा तालमेल गरेर जे पनि आवश्यकता पर्छ त्यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। तर जे भए पनि आज जुन प्रकारको NHTN को अवस्था छ, साह्रै राम्रो अवस्था छैन। यसलाई राम्रो बनाउनको लागि NHIDCL आएको, मलाई पुरा विश्वास छ उहाँहरूले आफ्नो काम राम्रो गर्नुहुन्छ। र चाहिँ लास्ट क्वेसन के भनेदेखि हजुर एउटा लास्ट क्वेसन के भने, यहाँनिर जस्तै तपाईँले यो के अरे हाइवेको अल्टरनेटिभ रुट उताबाट निस्किन्छ भनेर भन्नुभयो, तर यहाँनिर तकदा टिस्टा भेली, मङ्पू, सिटोङ यो जुन हाइवे बेल्ट एरिया पनि छ है, यसको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ रुट के सोच्नु भएको छ तपाईँले? होइन, अहिले बात गरौँ न, हामी चल्दैन बात।